हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों की डिमांड थी कि सर 15 क्वेश्चन आईएमपी बता दीजिए चैप्टर सेकंड से लेकर जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट था। तो देखिए मैं आपके लिए मोस्ट 15 क्वेश्चन लेके आया हूं चैप्टर सेकंड से लेकर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तक। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर क्वेश्चन बता रहा हूं। 15 क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और भी चाहे तो और भी आप वीडियो से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपका वन डे रिविजन हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाला है कि व्हाट इज बजट लाइन एंड बजट सेट। बजट लाइन और बजट सेट क्या होता है? देखिए बजट लाइन इट शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। देखो बजट लाइन के अंदर बात करेंगे या बजट सेट के अंदर बात करेंगे, ठीक है, हमेशा टू गुड्स लेने। बजट लाइन के अंदर बात करेंगे, बजट सेट के अंदर बात करेंगे तो हमेशा टू गुड्स ही लेने हैं। तो क्या लिखा हुआ है? इट शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कंज्यूमर कैन बाय विच एंटायर इनकम। उसकी जितनी एंटायर इनकम है, मान लो उसकी एंटायर इनकम है 200 रुपए, वो 200 रुपए पूरा ही खर्चा करना चाहता है। 200 रुपए पूरा ही खर्चा, 200 रुपए पूरा ही खर्च। बजट लाइन में क्या करना है? बजट लाइन में पूरा पैसा ही खर्च करना है। आपके पापा ने 200 रुपए दिए, आपको 200 रुपए खर्चा करना पूरा, वो बजट लाइन में आएगा। तो आप बजट लाइन में आप 200 रुपए में कितना खर्चा करना चाहते हो? ठीक है, तो मान लीजिए आपके पापा ने आपको 200 रुपए दिए और आपको बोला है कि आप एप्पल और बनाना परचेस कर लो। तो आप 200 रुपए के अंदर कितना कॉम्बिनेशन, कितना वेराइटी खर्चा कर सकते हो, कितना खर्चा कर सकते हो वेराइटी में? ठीक है, तो 2 यूनिट्स ऑफ ए, या तो आप 1 किलो एप्पल खरीद लो, 1 किलो एप्पल खरीद लो, मतलब 2 किलो खरीद लो। एप्पल ही खरीदना है, 1 किलो एप्पल, 1 किलो एप्पल, मतलब आप 2 किलो खरीद सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करा? 200 रुपए पूरा ही खर्चा कर लिया। 1 किलो एप्पल, 1 किलो एप्पल मतलब 2 किलो एप्पल ले लिया आपने, 1 केजी का 100 रुपए, तो दोनों ही आपने खर्चा कर लिए। ठीक है, 100 रुपए रेट लगाना है ना, आप एप्पल भी 100 रुपए है, बनाना भी 100 रुपए, तो आपने चॉइस करा एप्पल खर्चा करना। एप्पल के ऊपर आपने 2 किलो एप्पल कर दिए, खर्चा कर दिया, उस पर 100 रुपए पूरे हो गए, 200 रुपए पूरे हो गए। ठीक, फिर आपने सोचा कि बनाना परचेस कर लू, 2 किलो बनाना परचेस कर लिए, तो आपने पूरे ही 200 रुपए खर्चे कर लिए। 100 रुपए किलो बनाना है और एप्पल भी 100 रुपए किलो है और बनाना भी 100 रुपए किलो है। ठीक है, ये मान के अपन चल है। देखो इसमें लिखा हुआ है टू गुड्स ऑफ ए एंड बी, एप्पल और बनाना, बोथ प्राइसेस आर 100 ईच, दोनों का 100 ईच ही है। ठीक है, तो आप 2 किलो ले सकते हैं एप्पल, आप 2 किलो बनाना ले सकते हैं, ये दो ऑप्शन हो गए। या तो आप 1 किलो बनाना ले ले और 1 किलो एप्पल ले ले, ये दो ऑप्शन हो गए। तो आप इस तरह से 3 ऑप्शन ले सकते हो, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बजट लाइन के अंदर आपको 100 रुपए ही दिए गए हैं और 100 रुपए से कितने कॉम्बिनेशन, सॉरी 200 रुपए, बजट लाइन के अंदर आपको 200 रुपए दिए गए हैं, 200 रुपए से ही आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो अपन 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं समझ में आया तो आप वापस से पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक, बजट सेट। अब बजट सेट में क्या करना है? पूरा खर्चा नहीं करना है आपके लिए। मान लो 100 रुपए है आपके पास, 100 रुपए है, पूरा खर्च नहीं करना है और कॉम्बिनेशन नेशन कितना हुआ बताना है। ठीक है, मतलब बजट लाइन में आपने 200 रुपए पूरे खर्चे करे थे, बजट सेट में आपको 100 रुपए पूरा खर्चा नहीं करना है। आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से कुछ बच भी जाए तो ठीक है। 100 रुपए के अंदर से मान लो आपने 30 रुपए खर्चा करा, तो 30 रुपए से आपने कितना कॉम्बिनेशन बना लिया है? मान लो आपके पास है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए है, 100 रुपए में से आपने एप्पल ले लिए 10 रुपए के, 5 रुपए के बनाना ले लिए, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 15 रुपए। मतलब 100 में से आपने 15 खर्चा कर लिया है और 85 आपने बचा लिया है। तो आपने दो कॉम्बिनेशन बनाए, है ना, पहला 10 रुपए का, दूसरा 5 रुपए का। तो इसको कहते हैं बजट सेट। मतलब आपका बजट जो है इससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, आपको बजट सेट के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो बजट सेट इंक्लूड्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना द कंज्यूमर कैन बाय विदाउट स्पेंडिंग मोर देन 100 रुपए। वो 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करना है। अगर 100 रुपए से ज्यादा खर्चा कर लिया
तो वो बजट लाइन, बजट सेट के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बजट सेट का मतलब यही है, आपके बजट के अंदर 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 आपको खर्चा करना है, बजट के बाहर नहीं जाना है। तो सर एग्जैक्ट 100 रुपए खर्चा कर सकते हो? नहीं, 100 से थोड़ा कम ही खर्चा करना है। 100 के बराबर खर्चा कर लोगे तो बजट लाइन आ जाएगा, आप लाइन पे आ जाओगे, तो बजट लाइन हो जाएगा। 100 के अंदर खर्चा करोगे तो बजट सेट हो जाएगा। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे अभी। ठीक है, और क्वेश्चन की आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, बात कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन की, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, इंडिफरेंस कर्व का मतलब यही है कि कंज्यूमर को हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। जो चीज, जो कमोडिटी वो परचेस करना चाहता है, उससे हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडिफरेंस कर्व की? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। मतलब मान लो कि आपके पास एप्पल है, एक एप्पल है आपके पास, मान लो एक एप्पल है। ठीक है, मैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब बता रहा हूं। इंडिफरेंस कर्व की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इसका मतलब बता रहा हूं। तो एक एप्पल है मान लो आपके पास, और 5 बनाना है। ठीक है, आप एक एप्पल के बदले 5 बनाना आप किसी व्यक्ति को दे सकते हो। मतलब आपको नीड है एक एप्पल की, तो इसके बदले में आपके पास है 5 बनाना, तो आप 5 बनाना सामने वाले को दे सकते हो और एक एप्पल ले सकते हो। तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो देखिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन में हमेशा इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ रहता है वो अंदर की तरफ होता है, ये अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ होगा। तो इंडिफरेंस कर्व की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। मतलब आपको एक चीज पाने के लिए एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। हमेशा इंडिफरेंस कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड ही होता है, अंदर की तरफ ही झुका होता है, उसको कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कहते हैं और स्लोपिंग डाउनवर्ड कहते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व का एक ही स्लोगन है कि वो ज्यादा से ज्यादा लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहता है। कंज्यूमर के पास जितना पैसा है उतना देकर वो ज्यादा से ज्यादा लेवल का, हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहता है। अपन 200 रुपए खर्चा करते हैं तो 200 रुपए से अपन चाहते हैं कि अपन को 300 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिले, मतलब 300 रुपए लेवल के हिसाब से अपन, मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, कहते हैं अपन कोई चीज खरीदते हैं और मजा आ जाना चाहिए, मतलब अपन रेट भी रिजनेबल रेट भी करा रहे हैं, ऐसे बार्गेनिंग भी करा रहे हैं और सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब इंडिफरेंस कर्व हमेशा दो कर्वों को काटता नहीं है। जैसे इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसे कर्व एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ऐसे कर्व हमेशा नहीं कटेगा। इंडिफरेंस कर्व हमेशा नीचे की अंदर की ओर झुका हुआ नजर आएगा, ऐसे कर्व आपस में कटेंगे नहीं। तो इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और भी आपको इसकी डिटेल चाहिए तो मेरे नाम से आप टाइप करना, ऐसे लिखकर रितेश साधवानी कर इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे टाइप करोगे तो आपको ब्रीफ में भी इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको अभी शॉर्टकट समझाया है, आपको अगर इसकी डिटेल चाहिए, ये तो मैंने ओरली आपको समझाया, अगर आपको रिटर्न वर्क में इसकी डिटेल चाहिए तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स बना रखी है। ठीक है, तो आप टाइप करेंगे नितेश साधवानी इंडिफरेंस कर्व, टॉपिक का नाम लेंगे इंडिफरेंस कर्व। मैंने टॉपिक से भी वीडियो बना रखे हैं, ये तो आपकी डिमांड थी कि आप पूरे सारे के क्वेश्चन का लॉन्ग वीडियो बनाइए, तो लॉन्ग वीडियो बन रहा है। तो आप उसके अंदर मेरा नाम लिखकर इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स डालोगे तो आपको इसकी डिटेल भी इंडिफरेंस कर्व की आ जाएगी। फिर और भी टॉपिक है सेकंड चैप्टर के, जैसे इंफेरियर गुड्स, ये भी आप टाइप करोगे तो आ जाएंगे। जैसे मेरा नाम टाइप करके और आप डालोगे टॉपिक का नाम, जो आपको टॉपिक चाहिए, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की, राइट द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये भी बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को यूज किया जा सकता है। सर मतलब कि जैसे टी की जगह अपन कॉफी यूज कर सकते हैं। अगर टी के प्राइस ज्यादा है तो कॉफी पे जा सकते हैं, कॉफी के प्राइस ज्यादा है तो अपन टी पे जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब यही है, एक के बदले में एक दूसरी चीज को यूज करना। इसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, दोनों चीजें एक साथ चलती है। सर मतलब ज्वाइंट डिमांड क्या, एग्जैक्टली ज्वाइंट डिमांड। जैसे अपन बात करते हैं बैट और बॉल, तो बैट के साथ बॉल भी जरूरी है, कार के साथ पेट्रोल भी जरूरी है।
तो दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा बात होती है इसकी पॉइंट की रिलेशनशिप, रिप्लेस ईच अदर, एक दूसरे को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, टी की जगह कॉफी यूज कर सकते हैं। कंप्लीट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। यूज टुगेदर, दिस टाइप ऑफ गुड्स नॉट यूज टुगेदर, सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक के बदले में दूसरी चीज यूज कर रहे हैं, तो एक चीज हटा रहे हैं दूसरी चीज यूज कर रहे हैं, दोनों एक साथ यूज नहीं होगी, तो इसमें नो। इसके बाद दिस टाइप ऑफ गुड्स टुगेदर, हाँ, बैट और बॉल साथ में होगा, ब्रेड एंड बटर साथ में होगा, ब्रिक्स एंड सीमेंट दोनों साथ में जुड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, कार एंड पेट्रोल। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो बहुत इजी है और मैंने इजी और बना दिया है। तो देखो बोर्ड एग्जाम में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं और एग्जाम में आपका क्या आ सकता है, मीनिंग भी आ सकता है। सर मतलब कैसे, थोड़ा बताइए। देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड देयर एग्जांपल, आप तो मीनिंग ये सारा लिख देना और एग्जांपल ये लिख देना। राइट द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो आप पूरे मीनिंग लिख देना, साथ में एग्जांपल लिख देना। तो आपके डिफरेंसेस से मीनिंग भी बन सकता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ है कि डिफरेंस भी पूछा गया है और मीनिंग भी पूछा गया है, तो आप मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। सर एक एग्जांपल और मैंने बता ही दिया था, आप टी एंड कॉफी ले सकते हो, कोक एंड पेप्सी ले सकते हो, कोक एंड पेप्सी लिख सकते हो, ठीक है। कार एंड पेट्रोल हो गया है, आप पेन एंड इंक लिख सकते हो, ठीक है। तो दो एग्जांपल हो गए, दो इनफ है, और भी लिख सकते हैं बट ठीक है, दो एग्जांपल इनफ है, ठीक है। नोट कर लीजिए, और कोई क्यूरीज हो तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की, राइट द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड देयर एसेंशियल एलिमेंट। सर डिमांड क्या होती है? डिमांड का मतलब होता है मांगना, किसी चीज को मांगना। तो मांगने के लिए क्या होता है, पैसा होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इनफ रिसोर्सेस होने चाहिए और डिजायर होना चाहिए। सर मतलब ये होता है कि डिमांड के लिए क्या होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, ठीक है। इच्छा होनी चाहिए कि हमें कार खरीदनी, मान लो हमें कार खरीदनी है, तो कार खरीदने के लिए हमें इच्छा होनी चाहिए कि कार खरीदना ही है। नीड तो है पर इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट रिसोर्सेज मतलब पैसा होना चाहिए। उसके बाद विलिंगनेस मतलब उत्सुकता होनी चाहिए, हाँ खरीदनी है, इच्छा है मेरी खरीदनी है। फिर उसके बाद वो चीज उपलब्ध भी होनी चाहिए, आप कार खरीदने जा रहे हो, मान लो किया कि वहां अवेलेबल ही नहीं है, तो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो डिमांड का मतलब यही होता है सीधा, कि डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस sufficient resources plus willingness plus availability, it's called demand। सर ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, नहीं तो मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई है, क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स। जब कोई बंदा क्वांटिटी में कुछ गुड्स को खरीदना चाहता है, वांट्स एंड कैन बाय अ सर्टेन प्राइसेस, और वो कुछ पैसे देकर किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, उसको डिमांड कहते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है, डिमांड मतलब मांगना, चीज खरीदना। तो मांगने के लिए अपने पास ये चारों चीजें होनी चाहिए, उसको डिमांड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड देयर एजम्पशन। देखो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है और उसके एजम्पशन का सीधा मतलब होता है मानना। क्या होता है? मानना। एजम्पशन का सीधा मतलब होता है मानना, और लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है मांग का नियम। मांग का नियम मतलब डिमांड का क्या रूल है, डिमांड का रूल क्या है, डिमांड का रूल क्या है, मतलब डिमांड का रूल क्या है, मतलब कि डिमांड कैसे होती है, डिमांड क्या होता है वो तो पढ़ लिया, और डिमांड का नियम क्या है। जैसे मैथ्स पढ़ते हैं हम, तो मैथ्स के क्या फॉर्मूले, क्या रूल्स है, तो उसी तरह से डिमांड का क्या रूल है। देखो डिमांड का ये रूल है कि जब प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस गोस मतलब जब प्राइस बढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, डिमांड कम करते हैं, अरे यार बाद में खरीद लेंगे यार, रेट बहुत ज्यादा है। जैसे ही प्राइस कम होते हैं तो अपन क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो दैट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। जब आपका प्राइस है ना, ये प्राइस है, ये बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। अगर ये प्राइस क्या हो रहा है, लो हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड क्या हो रही है, राइज हो रही है। तो दैट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो आप अगर ये याद रख लेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, द लॉ ऑफ डिमांड मींस व्हेन द प्राइसेस आर increases the quantity of demanded also decreases, when the price are decreases the quantity of demanded also increases, that is known as क्या, that is known as
लो ऑफ डिमांड। तो सिंपल है कि आप ये चीज याद रख लोगे ना, तो आप लो ऑफ डिमांड का मीनिंग मन से लिख सकते हो। थोड़ा उसको आपको स्पोकन आना चाहिए। तो सर एजप्शन क्या है? एजप्शन का मतलब होता है कि मानना। अगर लो ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है तो इस मतलब के लिए कुछ चीज माननी पड़ेगी, अपन को माननी पड़ेगी। सर क्या मानना पड़ेगा? मानना यह पड़ेगा कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है कि प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, तो टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। सर कैसी बात करें? पॉपुलेशन तो चेंज होती है, पर इतना भी चेंज नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसको बोलेंगे अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ठीक। इनकम कांस्टेंट, कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट होनी चाहिए। टेस्ट लाइक्स स्टे द सेम, टेस्ट लाइक में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल, सब्स्टिट्यूट गुड्स का अवेलेबल होना चाहिए। तो ये चारों चीजें होगी जब ही लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, नहीं तो लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, आउट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये थे इसके लो ऑफ डिमांड के मीनिंग और एजप्शन। ठीक है, तो अब ये नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की, अब अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये नोट कर लीजिए फटाफट से। बात कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट इज इंफीरियर गुड्स विद एग्जांपल। देखिए इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है चीप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मार्केट के अंदर जाते हैं अपन, तो डालडा घी के लड्डू लेते हैं क्योंकि अपना बजट नहीं होता है, तो डालडा घी और देसी घी दोनों में फर्क है। तो इंफीरियर गुड्स हो गया डालडा घी, और देसी घी हो गया अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। चिप क्वालिटी का प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है खराब है, मतलब डैमेज गुड्स है, खराब हो गया, ऐसा नहीं। सस्ता, चिप क्वालिटी। तो द चिप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको सिंपल है कि इंफीरियर गुड्स इज इक्वल टू चिप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो आप इस टॉपिक पे लिख सकते हो, इंफीरियर गुड्स इज इक्वल टू चिप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इंफीरियर गुड्स का मतलब ही चिप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो इंफीरियर गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर चिप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, लाइक डालडा घी कंपैरिजन ऑफ प्योर घी। ठीक है, अब बात करेंगे व्हाट इज लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा मीनिंग यही है कि आप कोई चीज खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, उसके बाद आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है? कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो उसको बोलेंगे आप लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जिस तरह से आप मान लो आप जिम करते हो, जिम कर रहे हो तो आप रेपिटेशन बाइसेप पे लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, अच्छा लग रहा है, लगाए जा रहे हो। फिर उसके बाद आप कंप्लीट हो गया, 15 से 20 रेप हो गई, फिर आपने डबल लगाना शुरू करी, तो उतनी रेप नहीं आएगी, उतनी रेप नहीं आएगी, उतना रेपिटेशन नहीं आएगा। दैट्स व्हाई रीजन, क्योंकि आपने पहले रेप ज्यादा ले लिया है, उसके बाद जो रेपिटेशन आएगा वो कम आता जाएगा। तो ईटिंग सो मच सो मच सो मच, उसके बाद कम कम कम, तो आपको सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। उसको लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। तो लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता करने का तरीका किसने बताया? एच.एस. गोसेन ने बताया। एच.एस. गोसेन के ही दिमाग में ये कीड़ा आया कि लोग खाते जाते हैं तो उसके बाद सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है, कम होता जाता है। जिस तरह से न्यूटन, एप्पल तो हर जगह गिरा था, पर सबसे लंबा कीड़ा किसको ही था? न्यूटन को था कि एप्पल गिरा ही क्यों, तो उसने न्यूटन के लॉ बना दिए। तो उसी तरह एच.एस. गोसेन ने दिमाग लगाया कि कोई चीज खाया जा रहा है तो सेटिस्फेक्शन भी तो उसका कम होता जा रहा है। तो ये ध्यान रखना मैच में कि लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाए मैच में, LDMU आ जाए, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाए, तो सामने लिखना एच.एस. गोसेन। तो एच.एस. गोसेन नहीं बताया था लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सिंपल सा मीनिंग है लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब ज्यादा खाते जाओ और सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, ज्यादा खाते जाओ और सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। तो व्हेन यू कीप ईटिंग और यूजिंग मोर ऑफ समथिंग ईच, खाते जा रहे हो ज्यादा, ईच एक्स्ट्रा पीस, जब तुमने एक्स्ट्रा पीस खाया, गिव्स यू लेस सेटिस्फेक्शन या लेस हैप्पीनेस देन द वन बिफोर। जो आपने पहले खाया उसके कंपैरिजन में आप बाद में खा रहे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, आपको हैप्पीनेस कम हो रही है। उसको ही बोलेंगे लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU। ठीक है, तो उसको बोलेंगे लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।